नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को AIB 20 का जो एग्जाम नवंबर 30 को होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक सब्जेक्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर भी आपको बताया हुआ है कि आपको जब भी ध्यान देना है अपने सिलेबस को, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो सिलेबस को सबसे पहले ध्यान से देखना है। अगर मुझे AIB का एग्जाम पास करना है ना, तो उसके लिए मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, मतलब इन सब्जेक्ट्स पे अगर ध्यान दे लिया, अच्छे से अटेम्प्ट दे दिया पेपर का, तो कोई चांस नहीं है कि मेरा एग्जाम क्लियर ना हो। पूरा पूरा चांस हो जाएगा मेरा AIB का पेपर क्लियर ही होगा, याद रखना। तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में 10 क्वेश्चन, BNS के अंदर 8, और इसके अंदर हमारा BNSS के अंदर 10 क्वेश्चन पूछेंगे, CPC से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, एविडेंस यानी BSA से 8 क्वेश्चन पूछेंगे, और हमारा एक फैमिली लॉ होता है उसमें से 8 क्वेश्चन पूछेंगे। तो 10, 20, 30, 38 और 8 कितने होते हैं? 46 और हमारे 8 कितने हो गए? 46 एंड 54, और 54 जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूं तो हमारा साथ में PIL का भी टॉपिक कवर अप होता है। तो हमारा 55 नंबर का हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। अब बचा क्या? 45 मार्क्स का हमारा बचता है। तो उसके लिए अगर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो बाकी के 2 2 3 3 नंबर, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, NI एक्ट हो गया, एंड SRA एंड प्रॉपर्टी लॉ, इसमें से भी अगर आप 8 क्वेश्चंस को कवर अप कर लेते हो तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम। और बाकी के जो ये सब्जेक्ट्स बच गए हैं, भाई आपको 100 मार्क्स का पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग थोड़ा गेस वर्क भी तो करोगे। मान लेते हैं 40 क्वेश्चंस में आपने 10 क्वेश्चन भी आपके ठीक हो गए, तो 40 मेरे प्रिपेयर्ड वाले सब्जेक्ट्स में से आ रहे हैं, और 10 मार्क्स या 20 मार्क्स, 25 मार्क्स मैंने ऐसे जो गेस वर्क से आ जाएंगे, तो मेरा 60 to 65 मेरा स्कोर बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। और मुझे पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए? केवल 45 मार्क्स चाहिए। तो आप अगर ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच बना के चलोगे तो लाइफ विल बिकम इजी। मैं एक सेशन लेकर आ जाऊंगा कि जब हम पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना AIB 20 का, तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो आप लोग भी अगर ये वाला सेशन चाहते हो तो एक बारी मुझे आप लोग जरूर बताइएगा अपना चैट बॉक्स के अंदर, ताकि मैं भी आपका एक एक्नॉलेजमेंट, एक माइंडसेट समझ पाऊंगा। तो आज का जो ये सेशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा रिवीजन करने वाला है, ठीक है। हम कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा रिवीजन करने के लिए आए हैं AIB 20 के अंदर। जब मैं पेपर देने के लिए जा रहा हूं तो यार कॉन्स्टिट्यूशन का अगर मेरा सब्जेक्ट मेरे को प्रिपेयर करना है, तो ये बातें तो मुझे एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए। साथ में इसी क्लास के अंदर और इसी PDF के अंदर मैंने केस लॉज भी, एक रेलेवेंट केस लॉज भी लिख दिए हैं कि भाई एटलीस्ट मुझे रेलेवेंट केस लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग ये पता होने चाहिए। साथ ही में इसी PDF में मैंने एक पूरा का पूरा कैसे पार्ट को, 22 पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इन पार्ट्स को रिवाइज करने का या याद, दिमाग में याद रखने की क्या शॉर्ट ट्रिक होगी, वो भी मैंने इस PDF के अंदर मेंशन कर दिया है। तो एक ही क्लास के अंदर, एक ही PDF के अंदर पूरा का पूरा AIB 20 के एग्जाम को देने से पहले आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज कर लोगे। तो हम ज्यादा देरी ना करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये हमारा रिवीजन क्लास है, क्योंकि हमारा बैच चला था AIB 20 का, तो उसके अंदर बहुत डिटेल में 20 से 25 क्लासेस हमारी चली थी कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। बहुत डिटेल में हमने उसको पढ़ा भी था, समझा भी था। बट ये वाली क्लास जो है केवल रिवीजन क्लास है, याद रखना। जल्दी जल्दी हमारे को रिवाइज करना होता है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स हैं, पहली बात। और ये जो संविधान है, ये कौन से वाले कानून को रिपील्ड करने के बाद हमने अपना संविधान बनाया था? ऑब्वियस ही बात है, यानी कि संविधान हमारा लागू कब हुआ है? 1950 के अंदर। बढ़िया, 1950 से पहले भी तो कोई ना कोई हमारे देश में कानून होता होगा ना, जिससे हमारा देश चलता होगा। तो वो कानून कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब यहां से ना एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई संविधान जो हमने बनाया है वो कौन से वाले कानून से प्रेरित होकर बनाया है। हालांकि हमने अपने देश, पूरे दुनिया के जितने कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से प्रेरणा लेके हमने अपना संविधान बनाया, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी थे ना, वो भी हमने प्रेरणा लेके ही बनाया था। तो इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस को ध्यान रखते हुए बनाया है अपना संविधान। तो ये बात को याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, 4 ऑप्शन आएंगे कि संविधान से पहले वाला कानून कौन सा था, या संविधान जो है कौन से प्रोविजंस के आधार पे हमने अपना संविधान बनाया हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कितने आर्टिकल्स हैं? 395। ये बात याद रखना, बात खत्म। और हमारा जो संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमारा संविधान बनाया है, ये बात भी पता होनी चाहिए। केवल अकेले एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, पूरे के पूरी टीम ने बनाया है। तो एक पूरी की पूरी टीम मिलकर बैठी थी, ठीक है, एक पूरी की पूरी टीम मिलकर बैठी थी संविधान को बनाने के लिए। और
फिर वो टीम का नाम क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऐसे याद रख सकते हो। तो उन्होंने एक दिन तो होगा ना कि संविधान पूरा बना के अपना रख दिया होगा, तो वो तारीख क्या थी, वो तारीख थी हमारी 26 ऑफ नवंबर 1949। ये बात हमारे को याद हो जाती है। अब यार एक कानून को हमने बना के रख दिया है, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, पूरे देश में लागू भी तो करना पड़ेगा, एक नोटिफिकेशन तो जारी करनी पड़ेगी कि सुनो 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 गांव वालों, आज से हमारे देश में फला फला कानून लागू होता है और सारे के सारे देश के नागरिकों के ऊपर ये पर्टिकुलर कानून पूरे देश पे लागू होता है। तो एक नोटिफिकेशन का डेट भी तो जारी करनी पड़ेगी ना। वो डेट क्या थी संविधान के पूरे देश भर में लागू करने की, इसको कानूनी भाषा में क्या बोलते हैं, एनफोर्स्ड। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स्ड कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, ठीक है। हालांकि कुछ आर्टिकल्स बाद में भी हुए थे, बट मुद्दे की बात हमारे को यही समझ में आ जाती है कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, कानूनी भाषा में क्या बोलेंगे, एनेक्टेड। एनेक्टेड कब हुआ था, 26 ऑफ नवंबर 1949, और लागू कब हुआ था, 26 ऑफ जनवरी 1950। इसलिए हम इसे रिपब्लिक डे भी बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी बनाते हैं। अब एक छोटा सा मेरा आप लोगों से सवाल भी है, आप लोग चैट बॉक्स में बताना कि भाई एक बात बताओ यार, हमारे देश में तो संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, तो इसको तो बस कॉन्स्टिट्यूशनल डे ही मनाना चाहिए था, बट हम रिपब्लिक डे के नाम से भी तो हम मनाते हैं ना, तो रिपब्लिक डे से क्यों मनाते हैं? कभी दिमाग में आपके आया होगा ये सवाल, तो एक बार मुझे जरूर बताना, ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर। और हमारे संविधान जब बनाया है तो उसमें कुछ आर्टिकल्स भी होंगे, हाँ है ना, जो हमारे देश के ऊपर लागू होते होंगे, कितने कुछ पार्ट्स के अंदर भी हमारा जो कानून है वो बटा हुआ होगा, हाँ है ना। तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये बात को याद रखना, 22 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। कितने शेड्यूल्स हैं हमारे संविधान के अंदर, 12 शेड्यूल है। और आज तक टोटल कितनी अमेंडमेंट्स हमारे संविधान के अंदर हो चुकी हैं, 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी है। हालांकि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तो कुछ दिन पहले आपने वीडियो भी बनाई थी, रील भी बनाई थी कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। भैया अमेंडमेंट्स तो आते रहते हैं, लेकिन पास कितने होते हैं ये मैटर करा जाता है, ठीक है। तो 106 अभी टोटल हमारी अमेंडमेंट पास होके संविधान के अंदर लागू हो चुकी है, ठीक है। मुझे ये जब तक आप वीडियो देख रहे हो, मतलब मान लेते हैं आप 6 महीने बाद, साल भर बाद देख रहे होंगे, तो हो सकता है ये फिगर चेंज हो जाए, तो हमेशा ये फिगर पे ध्यान देना, ये टाइमली बेस पे चेंज होती रहती है, ठीक है। तो आप अपने जब नोट्स, आप अगर आगे चल के ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस चीज को अपनी करेक्ट जरूर कर लेना अपना वेरीफाई करने के बाद में। चलो अब ये मुद्दे पे आते हैं, तो हमें क्या क्या समझ में आया भाई, हमारे देश में संविधान के अंदर कितने आर्टिकल है, 395, और कौन से प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ऑब्वियस ही बात है दुनिया के सारे हमने प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए भी, संवैधानिक प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए भी अपना भारतीय संविधान बनाया है। संविधान हमारा अनेक्ट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 भाई। और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 22, कितने शेड्यूल्स है, 12, आज तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, 106, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था भाई, किसने बनाया है, भाई पूरी टीम ने बनाया है, तो वो टीम का नाम क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एक बार बताओ, एक कानून को बनने में कुछ तो टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, हाँ है ना। तो हमारे संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा होगा, तो याद रखना 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब पहले पूछा जाता था, अब शायद पूछा जाए, बट हमें याद रखना जरूरी है। अब हमारे देश में जब संविधान बन गया है, यानी कि नई नई पार्लियामेंट बनेगी, अब पार्लियामेंट बनने से पहले भी तो देश चलाना है ना, देश को अपना कानूनी व्यवस्था बना के रखनी है ना। और पार्लियामेंट जब नई बनाई जा रही है तो उसमें भी बहुत सारे हमें दाव पेज रखने पड़ेंगे, हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए कि क्या हुआ था कि एक होता है प्रोटेम्प्ट स्पीकर नाम का व्यक्ति, ठीक है, आज भी होता है, अब भी होता है प्रोटेम्प्ट स्पीकर। प्रोटेम्प्ट स्पीकर का मतलब क्या होता है कि अभी जो है कैबिनेट पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज होते हैं वो आए नहीं है, ठीक है। तो उनकी व्यवस्था बनाने के लिए, उनको ओथ दिलाने के लिए, ठीक है, ओथ दिलाने के लिए मतलब नई सरकार बनाने के लिए, अभी देश में मान लेते कोई सरकार नहीं है, ठीक है, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पे मिनिस्टर लोगों को ओथ दिलानी है, पद दिलवाना है, तो उस टाइम पे तो एक व्यक्ति बैठा होना चाहिए ना स्पीकर के तौर पे, जो एक तरह से लोकसभा को पूरा मैनेज करने के लिए, उनको ओथ दिलाने के लिए, ये सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए ना। तो वो व्यक्ति होता है टेम्परेरी स्पीकर होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोटेम्प्ट स्पीकर का मतलब होता है टेम्परेरी स्पीकर। तो जब हमारा देश लागू हुआ था, जब देश में संविधान लागू हुआ था, तो उस टाइम पे हमारा प्रोटेम्प्ट स्पीकर कौन था, ठीक है, प्रोटेम्प्ट स्पीकर था डॉक्टर सच्चिदानंद नाथ सिन्हा जी, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी। हालांकि इसके पहले की भी बहुत एक लंबी कहानी है, ठीक है, बट हम तो
रिवीजन करने के पर्सपेक्टिव में इन चीजों को ध्यान दे रहे हैं। और प्रियम्बल हमारा कितनी बार अमेंडमेंट चुका है? केवल एक बार। कब हुआ था भाई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये CAA की आपको बहुत जगह जिक्र दिखेगा, तो CAA अपना कोई और मतलब मत समझ लीजिएगा। CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट्स इट। ठीक है, और ये बात भी हमें समझ में आ गई। BR अम्बेडकर जी जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के टोटल जजेस कितने हैं? 34। आज के टाइम पे 34 है, मतलब 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, याद रखना। और आज के टाइम पे हमारे जो CJI साहब है वो कौन है, आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, हालांकि लिखा हुआ भी है, बट इनका टेन्योर कब खत्म होने वाला है और अब नए CJI कौन बनने वाले हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। और ये चीज भी आगे चल के, हालांकि हम मान लेते हैं नवंबर के एंड में अगर मेरी वीडियो देख रहे हुए वाली, तो ये चीज आप चेक कर लीजिएगा और नाम चेंज करना है, याद रखना। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से केसेस है जो हमें सबसे जरूरी है ध्यान रखने वाले? तो इसके अंदर कौन से? सबसे पहले एक तो अभी इतना जो पढ़ा है ना, हमें एक ही केस याद रखना है, मेनका गांधी का केस, जिसमें बोला था कि भाई देखो यार, कोई भी कानून देश के अंदर बना रहे हो ना, वो जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। और हमारा जो संविधान है ना, एक एक आर्टिकल संविधान के अंदर वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बनाया हुआ है। और जो हमारे देश में कानून भी बनते हैं ना, वो जस्ट फेयर और रीजनेबल को ध्यान में रखते हुए बनते हैं। और अगर कोई भी कानून जो सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है वो अगर जस्ट नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, रीजनेबल नहीं होगा, तो सॉरी यार, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कर देगा? नल एंड वॉइड घोषित कर देगा। ये बात को याद रखिएगा। अब जस्ट फेयर और रीजनेबल, कई बातों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाना पड़ेगा कि कोई स्टेट की पावर छीनने वाला कानून ना हो, कोई स्टेट को ज्यादा पावर देने वाला कानून ना हो, कोई अधिकारी को ज्यादा पावर देने वाला कानून ना हो, कम पावर देने वाला कानून ना हो। ठीक है, कोई स्टेट के फाइनेंशियल रेवेन्यूज को छीनने वाला कानून ना हो, उनको बढ़ावा देने वाला कानून ना हो। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होगा ना, दूसरी स्टेट का, भैया मैं कोई अलग हूं, मैं भी तो भारत का हिस्सा हूं, तुम उसको तो ज्यादा पैसे दे रहे हो, मुझे कम दे रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई देश के जो नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करने वाला कानून नहीं होना चाहिए। कोई फॉरेन नागरिक है, उसको उसके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करने वाला कानून नहीं होना चाहिए। बट यहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अलाउड है, मतलब अगर रिस्ट्रिक्शन कुछ लगाई भी जा रही है तो ठीक है, चलता है। फॉर एग्जांपल, मैं भारत का नागरिक ताजमहल में घूमने जा रहा हूं, तो भाई मेरे लिए 10 रुपए की टिकट लगेगी। यहीं अगर कोई फॉरेनर आ रहा है, उसको 500 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन वाला कानून अगर बनाया जा रहा है, रूल्स बनाए जा रहे हैं, नोटिफिकेशन बनाई जा रही है, ठीक है, तो चलेगा। इतनी रिस्ट्रिक्शन अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे कोई कानून बना रहे तो ओके है, वो जस्ट फेयर और रीजनेबल है। अगर कोई भी कानून जस्ट फेयर और रीजनेबल की प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, वैलिड है। ठीक है, अगर नहीं, वॉइड। ठीक है, चलो ये बात हमें समझ में आ जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस केस के अंदर ना, यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था, हाँ भाई, ये जो जस्ट फेयर और रीजनेबल है ना, ये वाले प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान इसी प्रिंसिपल पे बना हुआ है, तो संविधान की एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि भाई कानून जो बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो इसी प्रिंसिपल पे बनाए जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट ये आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 1 से लेके 4 बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भाई हमारा जो देश है वो किससे जुड़ा हुआ है, आप बताओ मेरे को। मतलब एक हमारा जो देश है वो कैसे बना है, मतलब भारत हम बोलते हैं, इंडिया दैट इज भारत, कैसे बोलते हैं, मतलब कैसे जुड़ा हुआ है? भाई सीधी सी बात है, सारे राज्यों को जोड़ा जाए। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, गुजरात, ठीक है, और श्रीनगर, और तमिलनाडु, बेंगलोर, मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे सारे के सारे राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को एक साथ अगर हम जोड़ा जाए तो हम बोल सकते हैं हाँ, ये हमारा भारत दैट इज इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत है। यही बात आर्टिकल नंबर 1 में लिखी हुई है, बात खत्म। भैया सारी इंडिया की टेरिटरीज को जोड़ दिया जाए तो हमारा एक मुट्ठी बनती है, यानी कि हमारा भारत बनता है, याद रखिएगा। तो आर्टिकल नंबर 1 में यही लिखा हुआ है। अब अगर मान लेते हैं हमारा जो देश है भारत है, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, क्या वो हमारे भारत का हिस्सा है क्या? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, आप एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा हाँ या ना। अरे सीधी सी बात है। आगे चल के मान लेते हैं हमारे देश की किसी अन्य एक आइलैंड था, लड़ाई हो गई और हम जीत गए, तो वो आइलैंड जो है वो हमने अपने कब्जे में ले लिया, तो यानी कि बोला जा सकता है ना वो आइलैंड हमारे कब्जे में आ चुका है। अब यार वो आइलैंड बोल रहे हैं, अब मान लेते हैं उसको कुछ नाम देना है, इस आइलैंड का नाम हम आयुष आइलैंड बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही बोल रहा हूं। तो ठीक है, तो आयुष आइलैंड नाम देना है, तो यार नाम देगा कौन? मैं दूंगा, आप दोगे? नाम नहीं यार। तो ये नाम देने का, अगर कोई भी भारत के अंदर कोई भी हिस्सा ऐसा है, ऐसी टेरिटरी है, ऐसा राज्य है जो भारत का तो हिस्सा है लेकिन वो बेनामी है, कोई नाम नहीं है उसका, तो उसको नाम देने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं
कि क्या पार्लियामेंट के पास है अधिकार या स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी होता है, विधानसभाओं के पास भी होता है? नहीं नहीं, केवल पार्लियामेंट के पास है ये अधिकार। आर्टिकल नंबर 2 के अंदर याद रखना, पार्लियामेंट कैन एडमिट न्यू स्टेट, ठीक है, एडमिट भी कर सकता है कि हाँ ये अभी हमारा भारत का हिस्सा बन चुका है, कि ये अधिकार किसका है? केवल पार्लियामेंट के पास है, याद रखिएगा। अब मान लेते हैं कि अब जो मैं ऐसी एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यूपी है, ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूँ, चलो ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक, ये यूपी का हमारा हो गया टेरिटरी, और ये हमारा मान लेते हैं हरियाणा हो गया। मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मान लेते हैं सरकार को लगा यार जो यूपी का ना ये वाला जो हिस्सा है, यूपी का ये वाला हिस्सा जो है ना, ये यूपी का ज्यादा तो है, लेकिन यूपी के अंदर आने लायक नहीं है, जरूरत नहीं है। यूपी के पास वैसे इतना सारा ज्योग्राफिकल एरिया है, तो ये वाले हिस्से को ना, ये वाले हिस्से को यूपी की जरूरत नहीं है। ऐसी हरियाणा में भी लगता है कि यार ये हरियाणा के पास वैसे इतना ज्यादा ज्योग्राफिकल रीजन है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हरियाणा के अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करते हैं, ये वाले पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, एक नया राज्य बना देते हैं। एक नया यूनियन टेरिटरी तो नहीं बना सकते, नई यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बट मैं आपको, वो बहुत डिटेल वाली बात है, बट मैं इसको, मेरे को नया राज्य बनाना है, तो कौन बनाएगा बताओ? आप बनाओगे, मैं बनाऊंगा? आप बनाओगे या मैं बनाऊंगा? भाई कोई भी बना सकता, कोई नहीं बना सकता, हमारे पास इतनी पावर ही नहीं है, ठीक है। तो कौन बनाएगा? केवल और केवल पार्लियामेंट। तो यहां पे लिखा है ना मैंने, ऑल्टर करना, ऑल्टर यानी कि काटापिटी करके कोई राज्य का दूसरे राज्य का हिस्सा निकाल के एक नया राज्य बनाना है, बना दो। राज्य बनाना है, मैं कह रहा हूं स्टेट बनाना है, तो केवल पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है। और अगर यूनियन टेरिटरी बनानी है तो भाई यूनियन टेरिटरी आर्टिकल नंबर 2 में नहीं बन सकती, आर्टिकल नंबर 3 में नहीं बन सकती, ठीक है। इसके लिए पूरा संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद में आप इसको यूटी का नाम दे सकते हैं, यूनियन टेरिटरी का नाम दे सकते हैं। एक छोटी सी बात थी, बस आपको दिमाग में ये चीजें रखनी होती है जल्दी जल्दी। चलो मुद्दे पे आते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। और आगे बात हम करें तो जो भी पार्लियामेंट के द्वारा ऐसे काटे पिटी करके नया राज्य बनाना हो, कोई नया राज्य एक्वायर करके बनाना हो, ठीक है, ठीक है, तो आर्टिकल 2 में तो नया राज्य बनेगा बिल्कुल फ्रेश, और आर्टिकल नंबर 3 में जो पुराने पुराने राज्य हैं, पुराने पुराने यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको काट के आप जो है नया राज्य बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? वो केवल और केवल आर्टिकल नंबर 3 में बन सकता है। ये बात पे थोड़ा गौर करने वाली बात है, याद रखिएगा। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि भाई अगर तुमने आर्टिकल 2 में, आर्टिकल नंबर 3 में पार्लियामेंट ने कुछ भी काटापिटी करके या नया राज्य का नाम अगर डिक्लेयर करा है, तो यार इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोला जाएगा। बस ये तो आपसदारी वाली बात है, इसको इतना बढ़ावा क्या देना है, इसको इतना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों ही बोलना है? ऐसा आर्टिकल नंबर 4 ने ये बात को क्लियर करके बोल दिया है। चलो ये बात भी समझ आ जाती है। इसके रिगार्डिंग कौन सा एक इंपॉर्टेंट केस होगा? सीधी सी बात है, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि फेडरलिज्म जो है हमारा संविधान का या पूरे देश का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एक बेरुबरी का भी केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया था कि भाई एक बात बताओ, हमने एक बात तो कर ली कि हम अगर दूसरे का कुछ आइलैंड वगैरह अपने कब्जे में ले लेते हैं तो हमारा भारत का भारत हो जाता है, वो भारत की टेरिटरी मान लिया जाता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हम अगर चाहें कि भाई हमारा कोई देश का टेरिटरी, कोई स्टेट या कुछ भी टेरिटरी हम किसी को दान दे दें या हम किसी को दे दें, हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई ले जा यार, तू ले जा, हमारे टेरिटरीज को अगर तुम्हें लेके जाना है ले जाओ, तो हम दे सकते हैं क्या? हम सीज कर सकते हैं क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को बोला, देखो भाई पहली बात बेरुबरी के केस में कि भाई संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा, पहली बात। बट अगर फिर भी अगर ऐसा नौबत आ जाती है तो सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऐसा प्रावधान संविधान में ऐड ऑन करे, और ऐड ऑन करने के बाद तब जाके आप जो है अपना सिजेशन टेरिटरी की कर सकते हो। टेरिटरी का सिजेशन का मतलब भाई अपना पोर्शन दे देना, किसी दान में दे देना कि भाई ले जाओ, ठीक है। एम आई क्लियर? चलिए अब इसके बाद हमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो पार्लियामेंट के बारे में पता होना चाहिए। पार्लियामेंट कैसे बनता है, क्या किस चीज को हम पार्लियामेंट बोलते हैं, किन चीजों को मिलके हम पार्लियामेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहली बात 79 से हमारा 112 तक पार्लियामेंट की कहानियां चलती हैं, बहुत जल्दी से हमें रिवाइज करना है। पार्लियामेंट किससे मिलकर बनता है आप मुझे बताओ चैट बॉक्स के बिना देखे बताना। वैसे लोकसभा राज्यसभा, सबके दिमाग में यही होगा कि लोकसभा राज्यसभा को मिला दो भाई पूरा पार्लियामेंट हाउस बन जाता है। नहीं भाई, एक और बंदा तो होता है ना यार जिसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसने मोहर नहीं लगाई, अपना थप्पा नहीं लगाया, तो कोई बिल पूरे देश में लागू नहीं होगा, मतलब वो बिल का बिल ही रह जाएगा, वो एक्ट नहीं बनेगा। कौन है वो? प्रेसिडेंट। तो हम क्या बोलेंगे, 3 चीजों से मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर हमारा एक पूरा का पूरा पार्लियामेंट बनता है। आर्टिकल 79 बस यही बात बताता है।
80 क्या बताता है भाई? अब एक कॉमन सेंस से मुझे बताओ, लोकसभा और राज्यसभा में कौन सा पापा कौन है, बड़ा हाउस कौन है? मतलब बड़ा हाउस इन द सेंस क्वांटिटी वाइज नहीं, पावर वाइज समझ लीजिए, या आप पुराना हाउस समझ लीजिए, या इसका दबदबा है, जो परमानेंट हाउस है, जो 1950 से बना हुआ बैठा हुआ है, किसका दबदबा ज्यादा है? ऑब्वियस ही बात है राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा हर 5 साल के बाद पार्टियां आती हैं, बदल जाता है, लोकसभा हाउस जो है हमारा बदलता रहता है, राज्यसभा टिका हुआ है, वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसका दबदबा है पूरा का पूरा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राज्यसभा का दबदबा है, तो वो कभी भी पलटता नहीं है, वो जब से संविधान बना है तब से ही राज्यसभा के पंखे चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, ट्यूबलाइट चलती आ रही है, और ऐसे ही आगे तक चलती रहेंगी, पंखे चलते रहेंगे, कभी बंद नहीं होंगे। लेकिन लोकसभा के हर 5 साल के बाद पंखे बदलने पड़ते हैं, ठीक है, तो यही बात है। तो सबसे पहले हम किसकी पूछ करेंगे, किसकी बातचीत करेंगे? राज्यसभा की। तो आर्टिकल नंबर 80 में सबसे पहले राज्यसभा को प्रेफरेंस दिया है। तो राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 250। मेंबर्स का मतलब एमपीज है, ठीक है भाई। अब मैं अगर लोकसभा में बैठूं या मैं राज्यसभा में बैठूं, मैं किस नाम से पुकारा जाऊंगा? अरे ये जो भाई साहब जो है एमपी है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब भले वो लोकसभा के एमपी हूं या राज्यसभा के एमपी हूं, मैं एमपी रहूंगा। और अगर मैं विधानसभा में जाके बैठ रहा हूं तो मैं क्या माना जाऊंगा? एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अच्छा, एक ऐसी सवाल पूछ रहा हूं, अभी बातों में आई तो बात, क्या मैं एक टाइम पे लोकसभा का भी एमपी हूं, राज्यसभा का भी एमपी हूं, एमएलए भी हूं, ठीक है? क्या मैं सारी जगह, भाई मैंने मेहनत करी है, सारी जगह के इलेक्शन में जीत गया, मैं एमएलए का भी इलेक्शन जीत गया, मैं एमपी का भी इलेक्शन जीत गया, मतलब एमपी इन द सेंस लोकसभा का भी, राज्यसभा ने के तौर पे प्रेसिडेंट ने मुझे नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं ना, ठीक है। वही साइंस आर्ट, मेरी कला के आधार पे, हाँ है ना। आर्टिकल बताना मुझे आप लोग, तो कौन सा आर्टिकल के अंदर ये बात लिखी हुई है, तो मुझे कर दिया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं सारी जगह पे एक टाइम पे, कहीं मैं एमएलए, मैं विधानसभा जा रहा हूं, मैं कहीं पे पार्लियामेंट जा रहा हूं, ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। इतना भी क्या है, तुम्हारी दबदबा है ठीक है, बट कानून का दबदबा सबसे बड़ा है। तो आप एक टाइम पे या तो एमएलए रहोगे, आप एक टाइम पे या तो एमपी रहोगे, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है जी। एक टाइम पे सारी जगह नहीं जा सकते भाई, आप सारी जगह के मंत्री नहीं बन सकते, एक टाइम पे एक जगह के बनोगे, ठीक है। अब राज्यसभा के कितने होते हैं? 250 बंदे होते हैं, ठीक है। अब 250 बंदों में से क्या होता है भाई, कैसे चुन के आते हैं? भाई देखो सीधी सी बात है, 238 का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, आपसदारी में खुद ही इलेक्शन करते हैं वो, और बाकी बचे हुए हमारे 12 मेंबर्स हो गए, प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करके 12 मेंबर्स को राज्यसभा में भेज देते हैं कि भाई प्रेसिडेंट कहते हैं मेरी नजर में ये साइंस आर्ट और भी अपने एक दो बंदे कलाओं के होते हैं, मेरी नजर में बहुत अच्छे लोग हैं, चलो इनको राज्यसभा भेज दिया जाए। समाज में इन्होंने बहुत काम करा है, बहुत नेकी करी है, ठीक है, और बहुत अच्छा दबदबा है इनके अपने प्रोफेशन के अंदर, चलो भाई इनको राज्यसभा का एमपी बनाना चाहिए। तो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करे जाते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना भाई, कितने मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं राज्यसभा में भेजने के लिए? 12। राज्यसभा में कितने इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुनकर आते हैं? 238। टोटल मिलाया जाए राज्यसभा के अंदर कितने लोग एमपी ऐसा बैठेंगे? 250, ठीक है, याद रखना। राज्यसभा में तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम जाते हैं वोट डालने, ठीक है। चलो अब एक मैं ऐसे आपसे पूछ रहा हूं, राज्यसभा में कितने सीटों पे, मतलब कितनी सीट्स होती हैं, कितने एमपीज होते हैं, कितनी सीटें, मतलब चेहरे कितनी बनी हुई हैं राज्यसभा के अंदर बैठने के लिए? इलेक्शन कितने पे हो वो मतलब नहीं है, लेकिन कितनी चेहरे बनी हुई है, आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देके बताइएगा, ठीक है। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं ना यार, एक एक बच्चे को सीरियसली जवाब देने हैं। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, अगर आपको जवाब आता होगा तो, ठीक है। तो इससे बड़ी बेरेक में ऐसे पेज पलटते रहोगे, ढूंढने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बट अगर ये बेसिक से छोटे छोटे सवाल अगर होंगे, सीधा टिक टिक टिक, मजा आएगा पेपर देने में भी कि हाँ यार कुछ करके आए हैं हम, हमें यही तो मजा चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? जहां पे जरूरत पड़ेगी बेरक की, वहां खोल लेंगे बेरक यार, जहां पे हम खुद सक्षम अपने आप को बना सकते हैं तो वहां पे तो बनाए एटलीस्ट, और वही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, एक बात बताओ, मैंने अभी आपको जानबूझ के एक वर्ड बोला था 250, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 250। बट एक बात बताओ, मैं 238 से हमारे एमपीज इलेक्शन जीत के, इनडायरेक्ट इलेक्शन जीत के एमपी बनते हैं, वो लोकसभा के बने या राज्यसभा के बने, ठीक है। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि कौन है ये लोग? मैं अगर इलेक्शन जीत के जा रहा हूं तो मैं कौन हूं? कैसे मेरे को राज्यसभा की सीट मिली है, कैसे लोकसभा, मतलब मैं किसको रिप्रेजेंट करूंगा? मैं किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं भाई, मैं अपने क्षेत्र को ही तो रिप्रेजेंट करूंगा, मैं जहां पे रहता हूं, पला बड़ा हूं,
और मेरे को आप चुन के राज्यसभा भेज रहे हो, मेरे को आप चुन के लोकसभा भेज रहे हो, तो मैं अपनी जनता की तो आवाज उठाने के लिए गया हूं ना पार्लियामेंट में, हाँ है ना। तो मेरे जो मान लेते गांव में मैं इलेक्शन जीत गया और मैं चला गया पार्लियामेंट में, अब या तो लोकसभा में गया हूं या तो राज्यसभा में गया हूं, तो मैं एक तरह से वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना अपने गांव को, लोगों को। तो जिस टाइम पे मैं बना हूं अपना एमपी, मान लेते 10 लाख मेरे गांव की जनता है रहने वाली, ठीक है। तो यार जब तक मैं एमपी रहूंगा, मैं दोबारा इलेक्शन जीता, दोबारा मैं रिप्रेजेंट करने गया अपने गांव के लोगों की आवाज को, ठीक है। तो एक टाइम मेरे को एक बात बताओ, क्या हमेशा 10 लाख की फिगर ही रहेगी क्या? मतलब जनता जो है मेरे गांव की रहने वाली कभी बढ़ेगी नहीं? ऑब्वियस ही बात है, बढ़ेगी। तो जब जनता बढ़ रही है तो मेरे जैसे जो एमपी है उनकी क्वांटिटी भी तो बढ़नी चाहिए ना, हाँ है ना, क्वांटिटी भी तो बढ़नी चाहिए ना। कि भाई अब देखो यार, 10 पहले के जमाने में कम लोग थे तो कम एमपी चुन के पार्लियामेंट में जाते थे आवाज उठाने अपने अपने क्षेत्रों की। अब ऐसा अब ये टाइम आ चुका है कि अब यार जनता की क्वांटिटी बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो अब ऐसे केस में पार्लियामेंट में सीटें भी तो बढ़नी चाहिए, हाँ या ना। तो इसीलिए यहां पे संविधान के अंदर अमेंडमेंट करके एक बात लिख दी गई थी कि भाई देखो पार्लियामेंट के अंदर सीटें लिमिटेड है, अब पार्लियामेंट के अंदर सीटें बढ़ानी है ना तो एक टाइम पे ही बढ़ाई जाएंगी। तो 2026 के अंदर भाई सीटें की क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, जैसे 250 की फिगर है ऐसी लोकसभा की फिगर है, तो 250 की फिगर हम कब बढ़ाएंगे भाई? 2026 के बाद, 2026 के बाद जो है हम इसकी फिगर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, बात खत्म। तो अभी तो ऐसे ही है भाई। 1971 2001 के टाइम पे, 1971 के टाइम पे, 2001 के टाइम पे सीटें बढ़ाने की बातें हुई थी, सीटें बढ़ाई गई थी, और 2001 में अमेंडमेंट लाके बोल दिया गया था भैया आप ज्यादा बहसबाजी मत करो यार, ठीक है। अब हमारे को सीटें बढ़ानी होगी ना पार्लियामेंट की, तो हम 2026 में देखेंगे। समझ में आ गया? 2026 आने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से सवाल पूछा जाना जायज बात है, हाँ है ना। तो आप पे चेक भी करना है, थोड़ा बहुत देख लेना, खाली बैठे होंगे, ठीक है, कि क्या सरकार के द्वारा ऐसे कोई काम चल रहा है पीछे सीटें बढ़ाने का। तो ये सीटें बढ़ाने वाला काम को हम कानूनी भाषा में क्या बोलते हैं? डिलिमिटेशन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई भूलेगा तो नहीं, याद रखना, ठीक है। 1971 याद रख लेना, 2001 याद रख लेना, अमेंडमेंट, बस और कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। इतना भी याद कर लिया ना बहुत है भाई, बहुत है। आप बहुत और लोगों से बहुत ज्यादा फायदे में चल रहे होंगे। मैंने क्या बताया था? राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, ठीक है, कभी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है जी। और लोकसभा हमारा हर 5 साल के अंदर बदलता है, तो बच्चा बच्चा बात जानता है। अब अगर मुझे राज्यसभा का एमपी बनना है, कितनी उम्र मेरी एटलीस्ट होनी चाहिए? 25 साल। राज्यसभा का अगर मुझे एमपी बनना है तो मेरी उम्र कितनी एटलीस्ट होनी चाहिए? 30 साल। और अगर मेरे को प्रेसिडेंट बनना है तो मेरी उम्र कितनी, ऐसी पूछ रहा हूं मैं, हालांकि वो तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का टॉपिक है, बट ये ऐसे ना सीक्वेंस में याद रखनी होती है। लोकसभा 25, राज्यसभा 30, प्रेसिडेंट बनना है तो 35, खत्म बात। और अगर मेरे को देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है, ठीक है, मोदी जी की जगह मेरे को अपनी प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? आप लोगों से सवाल है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, ठीक है। लोकसभा का एमपी अगर बनना है 25 साल, राज्यसभा का एमपी अगर बनना है 30 साल, प्रेसिडेंट अगर मुझे बनना है 35 साल की उम्र मेरी होनी चाहिए, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर की उम्र अगर मेरे को बनना है तो मेरी उम्र क्या होनी चाहिए? आप लोग बताओगे, ठीक है। कोरम 1/10 भाई, अगर लोकसभा में जैसे हम क्लास में अपना चालू करते हैं तो यार बच्चे भी तो होने चाहिए। अगर बच्चे होंगे ही नहीं तो क्या मैं अकेले ही बोल बोल के चला जाऊं? क्या फायदा फिर, हाँ है ना। ऐसे कुछ काम होगा? कुछ भी नहीं होगा। बच्चे भी तो होने चाहिए ना क्लास के अंदर। तो क्लास स्टार्ट करने के लिए बच्चों का होना जरूरी है। ऐसे ही मान लेते हैं 100 बच्चों की क्वांटिटी है क्लास में, चेयरें लगी हुई हैं, भाई 100 बच्चे तो होने चाहिए ना। अब मान लेते हैं 100 ना हो, भाई एक बच्चा आ गया, तो बताओ मैं क्लास चालू करने के लिए एक बच्चे के आने से क्या क्लास चालू कर दूंगा? क्या नहीं यार, मजा ही नहीं आएगा, हाँ है ना। सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए बाकी 99 बच्चे गायब है। तो ऐसे ही लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनको चलाने के लिए कुछ तो यार 250 बंदे ना आए कोई बात नहीं, बट इतने तो आए ताकि हम अपना सेशन चला सके, राज्यसभा का हो या लोकसभा को, इतने तो आए। तो वो कोरम क्या होना चाहिए? 1/10। अरे भाई, यानी 250 के 1/10 कितना हो भाई? 25 आ जाओ यार, 25 एमपी आ जाओ, हम राज्यसभा का सेशन चला। अगर 24 आए भाड़ में जाओ, कोई नहीं चलेगा राज्यसभा। आज का राज्यसभा का सेशन रद्द किया जाता है क्योंकि कोरम पूरा नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं तो आप जो हमें आम जनता के नाते पता नहीं होती, लेकिन संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ज्वाइंट सेशन, मान लेते हैं कोई बिल पास कराने का एक आपको प्रोसेस पता ही होना चाहिए। मान लेते हैं मेरी सरकार बनी हुई है, मैंने लोकसभा में बिल एक पेश किया, मेरी लोकसभा से बिल पास हो गया मेजोरिटी से, फिर वो बिल गया राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा ने बोला हाय बेकार बिल है, बिल्कुल बेकार बिल है, हम पास नहीं करते। तो फिर क्या होगा उस बिल का?
फिर राज्यसभा भेज देगा लोकसभा में कि भाई थोड़ा इंप्रूवमेंट वगैरह कर लो यार, बहुत बेकार बिल बनाया है तुमने, बेकार कानून है बिल्कुल, ठीक है। तो राज्यसभा कहता है ठीक है ठीक है ठीक है। हमने फिर मैंने अपनी सरकार ने लोकसभा के अंदर बैठे, हमने चेंजेस करे, दोबारा लोकसभा में बिल लाए, पास हो गया। फिर राज्यसभा ने कहा फिर बेकार बिल है तुम्हारा, बहुत बेकार बिल लाए हो, दोबारा चेंजेस करो। लोकसभा ने कहा चलो ठीक है भाई, हम दोबारा चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। फिर चेंजेस करे, फिर हमने लोकसभा में बिल पेश किया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा ने फिर हमें मना कर दिया। तो अगर ऐसा करते 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 6 महीने बीत गए तो क्या होता है, इसका मतलब है डेडलॉक लग चुका है। अब इस बिल के ऊपर डेडलॉक लग चुका है कि अब इस बिल का कुछ नहीं हो सकता भाई, तुम दोनों आपसदारी में लड़ाई झगड़े करे जा रहे हो, ठीक है। तो इस केस में प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाते हैं। प्रेसिडेंट कह रहे भाई मैं बैठा हुआ हूं कि तुम लोग आपस में बिल पास करके लाओगे तो मैं मोहर लगा के देश में लागू करूंगा, तुम लोग मेरे पे बिल आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत गलत बात है। तो फिर प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, बहुत गलत बात है, इनका ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। तो ज्वाइंट सेशन में इनको बुलाया जाता है। ज्वाइंट सेशन का मतलब एक ही छत के नीचे लोकसभा के एमपीज भी आते हैं, चेयर पे बैठते हैं, एक ही छत के नीचे राज्यसभा के भी एमपीज बैठते हैं और अपना बैठ के उस बिल पे वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग से अगर मेजोरिटी से पास हो गया भले भले, पास नहीं हुआ बिल रद्द करा जाता है, ऐसा होता है। इसको बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। 108 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये याद कर लेना भाई, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हो गया डिलिमिटेशन वाला हो गया, ठीक है। कोरम वाला भी पूछ लेते हैं, एज वगैरह नहीं पूछते ज्यादा, ठीक है। बस अब कितने एमपी हैं क्या है वो आप डिलिमिटेशन के अंदर ही थोड़ा सा क्वांटिटी देख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना इन पे, ज्वाइंट सेशन। और ये मनी बिल वाले भी बहुत ज्यादा आते हैं। मनी बिल का मतलब क्या होता है भाई, मेरे को सरकारी खजाने में से, मेरी सरकार है, सरकारी खजाने में से मुझे पैसा निकालना है, चाहिए यार, ठीक है। मिनिस्ट्रीज के लिए भी चाहिए, ठीक है। रोड बनवानी है, ब्रिज बनवाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, कहां से लेऊंगा मैं, सरकारी खजाने में से तो लेऊंगा। तो उसके लिए क्या पेश किया जाता है, मनी बिल। और मनी बिल पेश करा जाने के लिए, मनी बिल पेश करने के लिए कहां पे पेश करा जाना चाहिए, संविधान ने बोला भाई केवल और केवल आप लोकसभा में आप बिल पेश करोगे। आप पहले स्पीकर के पास जाओगे मनी बिल लेके, स्पीकर ने पढ़ के मनी बिल को टिक मोहर लगा दिया, हाँ हाँ ये मनी बिल है, बढ़िया बिल है, ये मनी बिल है, वोटिंग करी जाए, ठीक है। फिर उस मनी बिल पे वोटिंग करी जाती है। मनी बिल अगर जो है लोकसभा से पास हो गया, बात खत्म, फिर वो मनी बिल पास हो गया है ये मान लिया जाएगा। राज्यसभा की कोई वैल्यू नहीं होती है मनी बिल को लेके, याद रखना मेरी बात, क्योंकि सरकार चलाने का दबदबा किसके ऊपर है, लोकसभा के अंदर, इसीलिए, ठीक है। तो मैं बार बार बोलूंगा, मनी बिल कहां पे पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में। मनी बिल, ये बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन पढ़ के डिक्लेयर करता है, लोकसभा के स्पीकर। और अगर लोकसभा के स्पीकर ने इस एक जो बिल है उसको मनी बिल डिक्लेयर कर दिया, बात खत्म। और वो बिल मनी बिल जो है वो लोकसभा के अंदर अगर पास हो गया, बात खत्म। राज्यसभा के पास वैसे खाना पूर्ति के लिए बिल दे देते, देखो भैया हमने एक मनी बिल है वो पास करवा दिया, तो मैं देख लो ऐसे पढ़ लो बस, बस राज्यसभा उस पर मोहर लगाए तो ठीक, मोहर नहीं लगाए तो ठीक, फाड़ के फेंक दे तो ठीक। वो मनी बिल पूरे देश, मतलब वो मनी बिल पास हो गया है, लोकसभा से पास हो गया है, तो मान लिया जाएगा वो मनी बिल पास है, खत्म बात। यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। 109 से लेकर 110 तक ये रीड आउट ऐसे ही बेरक को एक बार गो थ्रू कर लेना, इसके बाहर और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मैंने लिखा भी है, लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाता है और स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है, बात खत्म। राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, राज्यसभा के चेयरमैन से कोई मतलब नहीं है, वगैरह वगैरह। ये बात समझ में आ गई। बस प्रेसिडेंट जो अपना वो रिटर्न भी कर सकता है, मैंने आपको कहा था, अब प्रेसिडेंट के भी होता है, लोकसभा से पास हुआ बिल, राज्यसभा से भी बिल पास हो गया, अब प्रेसिडेंट कहता है भाई मैं तो नहीं मानूंगा, मेरी नजर में ये बिल बढ़िया नहीं है, चलो जाओ। फिर वो बिल दोबारा अपने चेंजेस करे जाते हैं, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर मोहर लगाई जाती है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो और बट मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट भी चुप रहता है, प्रेसिडेंट के पास भी कोई पावर नहीं है मनी बिल को रोकने की। अगर लोकसभा ने पास कर दिया, खत्म बात। राज्यसभा भी के पास कोई पावर नहीं है, प्रेसिडेंट साहब के पास, साहिबा के पास कोई पावर नहीं है, याद रखना मनी बिल के केस में केवल। बाकी अदर बिल्स में तो सबके पास सब कुछ पावर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके द्वारा कोई भी अपना जजमेंट या केस के दौरान कुछ भी बोला गया है, हाँ है ना, अपनी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब या हाई कोर्ट के जज साहब अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं और उस दौरान वो केस की कोई सुनवाई कर रहे हैं, तो केस की सुनवाई करते हुए उनके द्वारा कुछ भी बोला गया हो, करा गया हो, कोई भी एक्ट करा गया हो, जुडिशियल एक्ट, भाई अपनी पावर के दौरान, अपनी गद्दी के दौरान उन्होंने कुछ भी करा है, तो क्या पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर ऐसी चर्चा होनी चाहिए कि देखो देखो वो फला फला जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं या फला फला हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने ऐसा किया है, ये तो गलत बात है या ये तो सही बात है। यार क्या मतलब बनता है, सुप्रीम जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूं, जुडिशरी जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी के अपने पावर्स हैं, अपने रूल्स हैं, अपने कर्तव्य हैं,
पार्लियामेंट की अपनी पावर है, अपने रूल्स है, अपने कर्तव्य हैं, ठीक है, करने के लिए। तो उसको जजेस के द्वारा अपने कर्तव्यों को जो वो निभा रहे हैं उनको आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते यार, सीधी सी बात है, ठीक है। अब लेकिन एक बात बताओ ना, अगर कोई जज रिश्वत लेते हुए पकड़ा गए, अगर कोई जज के ऊपर रिश्वत के आरोप लगे हुए हैं, तो वो जो बातें हैं क्या वो पार्लियामेंट में डिस्कस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है यार, क्यों नहीं हो सकती। अगर इंपीचमेंट प्रोसीडिंग कोई जज को रिमूव करने के लिए, हालांकि मैंने शब्द का इस्तेमाल गलत करा है, आप यूट्यूब पे, मेरी बात पे भरोसा मत करो, सर्च कर लेना, आप यूट्यूब पे देख लेना, गूगल पे देख लेना, न्यूज चैनल में देख लेना, अखबारों में देख लेना, बड़े बड़े हेडलाइंस लगी थी, अरे दिल्ली हाई कोर्ट के फला फला जज को इम्पीच करा जा रहा है। इतने बड़े मूर्ख लोग हैं, बताओ, इतने बड़े मूर्ख लोग हैं। कभी एक कोई भी मेरे को पूरे संविधान का बेरक सबके पास है, मोबाइलों में होता है, कहीं पे भी बता दो किसी जज, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का इंपीचमेंट हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। मतलब इंपीचमेंट नाम का शब्द जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे संविधान के अंदर कहीं भी इंपीचमेंट जजेस का हो सकता है ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बट वही है ना, एक ने लिख दिए शब्द, बाकी ने भेड़ चाल अपनाते हुए सब ने ये शब्द का इस्तेमाल करते रहे। इंपीचमेंट केवल और केवल प्रेसिडेंट का होता है, याद रखना। कोई भी एग्जाम में भी अगर ये शब्द इस्तेमाल कर जाता है ना इंपीचमेंट की जजेस का, गलत शब्द है ये, बिल्कुल गलत क्वेश्चन है वो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जजेस को रिमूव करा जाता है, मतलब जजेस हो, जो भी अधिकारी हो, आईएएस ऑफिसर, सबको रिमूव करा जाता है। इंपीचमेंट केवल प्रेसिडेंट का होता है और किसी व्यक्ति का नहीं होता है, याद रखना। तो जो भी जैसे पहले अभी बहुत ज्यादा न्यूज में आया था ना, दिल्ली हाईकोर्ट के कोई जज साहब थे, उनके खिलाफ रिमूवल प्रोसीडिंग चलाएंगे, तो रिमूवल तो कोई वर्ड यूज ही नहीं कर रहा था, इंपीचमेंट वर्ड यूज कर रहे थे, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत बहुत गलत बात है, याद रखना। बट आप समझदार हो, मैंने आपको ये चीजें सिखा दी हैं, ठीक है। तो और वही पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को जुडिशरी के जज साहब के सामने, देखो देखो जज साहब पार्लियामेंट के अंदर ना ये बातें बोली गई हैं, आप संज्ञान लीजिए। जज साहब बोलेंगे भैया पार्लियामेंट के अपने कर्तव्य हैं, जुडिशरी के अपने कर्तव्य हैं, हम दोनों को अपनी गद्दी पे बैठे हुए हमारे द्वारा जो भी एक्ट करे जाते हैं, हम दूसरे के कामों में इंटरफेयर करने के लिए संवैधानिक तौर पे कोई अधिकार नहीं है हमारे पास, ठीक है, याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट केसेस थोड़ा सा देख लो। जया बच्चन के केस में बोला गया था कि एक ना आर्टिकल 102 भी है इसमें ना, मैंने लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट देख लो, मैंने बता दिया है, ये हो गए, लिमिटेशन हो गया, कोरम, ज्वाइंट सेशन, मनी बेल हो गया, ठीक है। बस एक आर्टिकल 102 और पढ़ लेना, ठीक है। आर्टिकल 102 जैसे 84 में लिखा है ना, ये एमपी की क्वालिफिकेशन, मैं एमपी बनना चाहता हूं तो क्या क्वालिफिकेशन है, और डिस्क्वालिफिकेशन हमारी 102 में, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ भी होता है, 10th शेड्यूल, वो एक बार ऐसे आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यार मैं एमपी बनना चाहता हूं तो आर्टिकल 84, और अगर मैं एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाऊंगा तो कौन सा आर्टिकल है, 102। और कोई कानून बनाया हुआ है क्या इसके रिगार्डिंग? बिल्कुल, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल के तहत, ठीक है। ये बातें ऐसे याद रखनी चाहिए आपको, तो मैं आपको ऐसी सारी बातें बता दी ताकि दिमाग में क्लैरिटी रहे। जय बच्चन के केस में ये बता रखा था कि भाई आप सरकारी नौकरी पे हो तो सरकारी नौकरी पे भी रहोगे और एमपी पे भी, एमपी भी बन जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। या तो सरकारी नौकरी का पद छोड़ो तब एमपी बनो, या एमपी के पद छोड़ो तब सरकारी नौकरी बनी रहो, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही चीज आपको लेनी पड़ेगी। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोली थी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग सबसे पॉपुलर केस है, मतलब इसके अलावा कोई केस ही नहीं है, ठीक है जी। चलिए, पीएम नरसिम्हा राव के अंदर बोला था कि अगर मैं पार्लियामेंट में कुछ भी बोलता हूं तो मेरे को कंप्लीट इम्यूनिटी है। हालांकि आर्टिकल 106 में भी ये बातें लिखी हुई हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने धप्पा लगा दिया था। सीता सोरेन 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस में बोला गया था कि भाई एक एमपी है, अगर एमपी रिश्वत लेता है पार्लियामेंट में कुछ मुद्दों को उठाने के लिए, तो वो एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, एकदम आरोप होगा उसके ऊपर, जेल भेजा जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? तो सीता सोरेन के केस में बोला गया था कि भाई अगर कोई एमपी ब्राइब लेता है, रिश्वत लेता है, तो उसको कोई प्रिविलेज, कोई इम्यूनिटी, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोई प्रिविलेज, कोई अपना इम्यूनिटी नहीं मिलेगा, जेल जाएंगे जाएंगे जाएंगे, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। चलो जी, अब बाकी सब इजी है। यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हमारे एमपी एमएलए वोट डालते हैं, ठीक है, और दिल्ली और पुडुचेरी वाले के एमपी एमएलए भी अपने वोट डालते हैं प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। इंपीचमेंट में बता दिया आर्टिकल 61, पार्डिंग पावर्स, माफ करना हो किसने मर्सी पिटीशन फाइल करी हो, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन आर्टिकल नंबर 72 में फाइल होती है। प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ भाई ये माफी दे दो तो दे दो, तो आर्टिकल 72 के तहत लगती है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वही वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक्स ऑफिशियो पोस्ट होती है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 78, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, इन सब के आर्टिकल्स हमारे 74 75 के अंदर लिखी हुई है। और एक छोटी सी बात ये भी है कि जो प्रेसिडेंट है ना, वो किसके एडवाइस के ऊपर बाउंड होते हैं, मतलब जो मैं, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैंने बोल दिया ना, बस बोल दिया, मैंने बोल दिया ना ये चीज अच्छी है, तो भाई प्रेसिडेंट को ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा,
वरना क्या होगा, प्रेसिडेंट के साथ इंपीचमेंट होगा। बात करता हूँ, ये लिखा हुआ है संविधान में, कुछ नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछते हैं, ये पूछते हैं, ठीक है। तो देश का सबसे बड़ा वकील कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, ठीक है। और वो पार्लियामेंट के यहाँ बैठ सकते हैं, भाई बैठो, चाय वाय पियो, अपनी मुद्दे उठा के रखने रखो, लेकिन वोट डालने की पावर AGI के पास नहीं है। क्यों? AGI इज नॉट MP, AGI मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, तो उनके पास वोट डालने की पावर भी नहीं होती है, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ बातें लिखी हैं, प्रेसिडेंट जो है किन किन लोगों को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, मोहर लगाने के बाद में। तो ये ऐसे मैंने आपको ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ी रिवाइज करेंगे तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए भाई। गवर्नर LG, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सब ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, याद रखना, ठीक है। और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, मेंबर ऑफ UPSC के चेयरमैन हो, मेंबर हो, फाइनेंस कमीशन के मेंबर हो, चेयरमैन हो, इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर हो, चेयरमैन हो, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, सबके मेंबर, चेयरमैन, सब लोगों को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। मतलब मोहर देख रहे हो किसकी लगती है? प्रेसिडेंट। बट बात वही घुमा के आ जाती है, मैंने क्या बताया था, प्रेसिडेंट जो है बेचारे किसकी एडवाइस के ऊपर बाउंड होते हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो बोला गया है भाई इसको ये बना दो, उसको वो बना दो, उनका ये काम है, ये काम है। तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर मानी जाएगी, प्रेसिडेंट को वो चीज बाउंड है, वो करनी करनी करनी, बात खत्म। ऐसा संविधान के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 74 75, ठीक है जी। चलिए, सेंटर स्टेट रिलेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब जब पार्लियामेंट अपना बना खुला है, ओपन अप हुआ है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है ना कि वो अपना देश के लिए कानून बनाएंगे, हाँ है ना। तो देश के लिए कानून बनाएंगे तो यार पार्लियामेंट को अगर इतनी बड़ी पावर दी जा रही है तो पार्लियामेंट तो यूनियन जो है वो स्टेट की पावर छीन सकता है। तो इसलिए आपसदारी के ना अपने रिलेशन बना के रखने होते हैं। आपसदारी के रिलेशन अगर अच्छे होंगे तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा, देश में एक यूनिटी बनेगी, ठीक है, एकता बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला हमारा एक क्वेश्चन होता है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के कानून भी अगर बना रहे हो तो बना सकते हो, बट इंट्रा टेरिटोरियल हमें कानून बनाने हैं तो रिलेशन मेंटेन करते हुए बनाने होते हैं, ठीक है। और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये आपसे मेरा सवाल है, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कितने हैं, कंकरेंट लिस्ट में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, देख लेना एक बारी, ठीक है। 100 से ऊपर तो यूनियन में है, ठीक है, ये एक बारी चेकआउट कर लेना। इसमें ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, टिक करके आना है, बात खत्म। प्लीज ये चीज को जरूर देख लेना। रेसिड्यूटरी पावर, बची कुछ पावर, जैसे कुछ पावर्स पार्लियामेंट के पास होती है कानून बनाने की, कुछ पावर्स स्टेट के पास होती है कि भाई मैं राज्य सरकार हूं, मैं विधानसभा में बैठूंगा भाई, तो मेरे पे भी तो पावर है अपने राज्य के लिए कानून बनाने के लिए। पार्लियामेंट क्या है कि यूनियन सरकार क्या है कि मैं केंद्र सरकार हूं, मैं पूरे देश के लिए कानून बनाऊंगी पार्लियामेंट में बैठ के, ठीक है, तो मेरे पास अपनी पावर है। तब दोनों के पास अपनी अपनी पावर है ना, तो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं इनके, ठीक है जी। तो यहाँ पे बोला और कुछ बची हुई पावर्स बच गई जो ना तो यूनियन के पास है ना तो स्टेट के पास है, कुछ बची हुई पावर, तो संविधान में लिख दिया वो बची हुई पावर भी पार्लियामेंट को दे दो। तो रेसिड्यूटरी पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है, ठीक है। बस यही चीज आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये आपको PDF अगर चाहिए ना, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हमें करना हो, जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA आर्टिकल 368। तो संवैधानिक अगर मेरे को संशोधन करना है तो भैया यहाँ पे 3 बातें हमें ध्यान रखनी होती है, या तो सिंपल मेजोरिटी से करूंगा, या तो स्पेशल मेजोरिटी से करूंगा, या स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट का रेटिफिकेशन से करूंगा, ठीक है। अगर संविधान में छोटा मोटा कोई चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी चलेगी, लेकिन अगर संविधान में मेजर चेंज करना है तो स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब टोटल हाउस की मेजोरिटी, हाँ है ना, प्लस उनमें से 2/3 ऐसी मेजोरिटी जो प्रेजेंट एंड वोटिंग वालों की होगी, तो ये स्पेशल वाली होगी। स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधा स्टेट का वेरिफिकेशन। भाई अगर मान लेते हैं मेरे को कि स्टेट में भी खेल बदल करना है, और ऐसा स्टेट में खेल बदल करने के लिए मेरे को संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा, तो इसके अंदर ये बात क्लियर बोल दी गई है भाई, ऐसे केस में राज्य कहेंगे भैया हमारी स्टेट में खेल बदल कर रहे हो, हमारी स्टेट में हमसे पूछ भी नहीं रहे। तो इसीलिए बोले जाता है कि भाई फिर ऐसे केस में अगर ऐसी अमेंडमेंट कर रहे हो जब स्टेट को इफेक्ट होगा, तो उस केस में स्टेट से भी पूछो यार, राज्यों से भी पूछो। तो हाफ का स्टेट रेटिफिकेशन मतलब थप्पा, उनका अप्रूवल कि हाँ भाई हमसे पूछ ले, हम एग्री हैं, तो वो रेटिफिकेशन लेना भी जरूरी है। तो एक अलग तरह की एक और स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, याद रखना मेरी बात। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी संविधान में संशोधन करोगे, अमेंडमेंट करोगे, तो भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिलना नहीं चाहिए। केशवानंद भारती इंपॉर्टेंट केस है,
गोलर क्लास ने बोला था कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो एक ऑर्डिनरी कानून है, आम कानून है की तरह ही माना जाएगा। 24 CA, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्लीज, इसको मिस आउट मत करना यार, ठीक है। इमरजेंसी मैंने आपको बताया था, इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है, हालांकि स्टेट इमरजेंसी बोलते नहीं है, हम अपनी भाषा में बोलते हैं अपने उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रूल, याद रखना। स्टेट इमरजेंसी कभी वर्ड यूज नहीं करा हुआ है संविधान में, वो तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलते हैं, बट कभी बोलना नहीं चाहिए, एक आम इंसान बोलता है वो, बट हम तो लॉयर्स हैं, ठीक है, तो हमें ये नहीं बोलना है, हमें प्रेसिडेंट रूल बोलना है। स्टेट इमरजेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है, याद रखना। तो या तो नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 356, ठीक है, 352, 356 और 360, याद रखना, क्लियर है ना। चलो जी, और ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना, जब अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 22, सॉरी आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल 21 कभी सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। कोई भी इमरजेंसी लगी हो तो आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होंगे एज अ फंडामेंटल राइट, बाकी सब सस्पेंड करे जा सकते हैं, करे जा सकते हैं, मैं कह रहा हूं करे जा सकते हैं, याद रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है पूरा, ये वाला तो आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला भी बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना। 129 बहुत ज्यादा, मानो या ना मानो, अगर ये नहीं करके जा रहे भाई दिक्कत है, और ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट क्या है जी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की पावर रखता है, बिल्कुल रखता है जी, क्यों नहीं रखता, ठीक है। 129 में बात क्लियर रखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ये लाइन पूछी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, कौन से आर्टिकल में बात बोली है, 129, याद रखना, अगर भूले तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं फिर, ठीक है। रिव्यू पावर, बाइंडिंग लॉ, ये भी बहुत ज्यादा पूछने लग गए हैं, क्योंकि ये ना आर्टिकल, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट कुछ सालों में, 1-2 सालों के अंदर इन आर्टिकल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा है। रेफरेंस तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा। अभी तमिलनाडु गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के बीच में लड़ाई नहीं चल रही है, रेफरेंस फाइल करा हुआ है प्रेसिडेंट साहब ने, जिसमें जो प्रेसिडेंट के गवर्नर थे भाई, विधानसभा ने बिल पास करके गवर्नर को भेजे, साइन कर दो, साइन कर दो। गवर्नर कह रहे हैं मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा, और जब तक गवर्नर का साइन नहीं होगा तो वो तमिलनाडु राज्य पे वो कानून लागू नहीं होंगे जो विधानसभा से पास होके जा रहे हैं। तो फिर मामला क्या सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट साहब देखो यार, गवर्नर तो साइन ही नहीं कर रहा यार, और अगर वो साइन नहीं करे तो हम बिल कैसे पास करेंगे, हम कानून कैसे बनाएंगे, और सरकार क्यों बना के बैठे हैं हम सरकार इसलिए तो बना के बैठे हैं ना कि लोगों के हित के लिए कानून पास करेंगे, कानून बनाएंगे। अब ये भाई गवर्नर साहब जो हमारे साइन ही नहीं कर रहे तो बहुत गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर टाइम लिमिट लगा दी कि गवर्नर साहब आप अनिश्चित काल के लिए अपने पास बिल को वीटो करके, वीटो पावर का इस्तेमाल करके अपनी जेब में रख के नहीं बैठ सकते हो, एक लिमिटेड टाइम के लिए बैठ सकते हो, उसके बाद आपको फैसला लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। तो फिर इस बात पे गर्मा गर्मी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, प्रेसिडेंट ने कहा कि भैया ऐसे कैसे यार, संविधान ने तो कोई पावर, कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी है, तो सुप्रीम कोर्ट साहब आप कौन होते हो ये टाइम लिमिट सेट करने के लिए, ये तो गलत बात है। फिर अभी मामला अभी पेंडिंग में है, मतलब अभी सुनवाई होनी है इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर टाइम लिमिट की बात होती तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है उनके द्वारा लिखा होता, लिखा ही नहीं है, यानी कि भाई पावर है गवर्नर के पास अनिश्चित काल के लिए अपने पास वीटो पावर का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें ये इस पर चर्चा होनी है कि भाई करना तो करना क्या है, टाइम लिमिट लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। अभी तो लगी हुई है, जजमेंट पास हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के, जो हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट साहब से ये भी बोला है कि जैसा ये जजमेंट को रॉन्ग डिक्लेयर कर दिया जाए, आपने जो जजमेंट पास करा उसको रॉन्ग डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है, ऐसा भी बोला है, याद रखना मेरी बात। तो सारी कहानी किस पे टिकी है, आर्टिकल 143 का मतलब अगर प्रेसिडेंट साहब जो हैं अगर कहीं पे फंस जाते हैं मतलब कोई कानूनी चीजों को लेके अगर परेशान हो जाते हैं कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, तो उस केस में प्रेसिडेंट साहब किसकी मदद लेते हैं, 5 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर 5 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठती है और प्रेसिडेंट के मुद्दों पे सुनवाई करती है, याद रखना। रिट्स हमारी 5 तरह की होती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चवारी, कोवरेंट, ये भी आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, याद रखना। आर्टिकल 32, ठीक है जी, और 226 हाई कोर्ट में फाइल होती है, ठीक है। एक छोटा सा सवाल है, आप लोग मेरे को चैट बॉक्स में बताना, सुप्रीम कोर्ट में भी रिट फाइल कर सकते हो, हाई कोर्ट में भी, भाई दायरा किसका बड़ा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास में जाऊंगा तो मुझे ज्यादा पावर मिलेगी, मतलब ज्यादा मेरे को सुना जाएगा, या मैं हाई कोर्ट के पास जाऊंगा तो ज्यादा मुद्दों पे मुझे हाई कोर्ट में सुना जाएगा, ये आप मेरे को एक बार जवाब बताना। एक छोटा सा ऐसी मैं बता रहा हूं, अरे भाई सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में आप कब जा सकते हो, आर्टिकल 32 में, जब आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है केवल, उसके अलावा नहीं जा सकते। हाई कोर्ट में अगर मैं फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो मैं हाई कोर्ट में भी जा सकता हूं, और अगर मेरा कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है तब भी जा सकता है हाई कोर्ट के अंदर, बात खत्म, याद रखना मेरी बात को, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, ये छोटे छोटे में केसेस ऐसे लिखे हो, प्लीज रीड आउट कर लेना भैया, ये इंपॉर्टेंट है ये केसेस,
2024 का केस है ये, ठीक है। तो मैंने लेटेस्ट भी जितना हो सकता है ना, मैंने आपके लिए काम इजी करा है। फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट एबॉलिश है। आप लोग से एक सवाल आ सकता है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स में ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कंप्लीटली आपको इम्यूनिटी देता है, मतलब वो यूज ही नहीं कर सकते आप, उसको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी। बाकी सभी आर्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा छेड़खानी करी हुई है, थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट करी हुई है, थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, लेकिन आर्टिकल 17 में 1% भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ठीक है। नो टाइटल, भाई मेरे को, मैं अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल नहीं लगा के घूम सकता हूं। मेरे को कोई बाहर की कंट्री ने कोई टाइटल दे दिया है, मैं लगा के घूम रहा हूं। मान लेते हैं किंग आयुष जैन, ऐसे नहीं बोल सकते यार। मैं बोलूंगा अरे मेरे को तो यूनाइटेड किंगडम है ना, उन्होंने मेरे को ये टाइटल दिया है। सरकार कहेगी भैया कहाँ को, आर्टिकल 18 नहीं पढ़ा तुमने। और अगर मेरे को कोई बाहर की कंट्री मेरे को कोई टाइटल देती है तो मेरे को प्रेसिडेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट साहब ये टाइटल मैं इस्तेमाल कर लूं, बाहर की कंट्री ने दिया है। अगर प्रेसिडेंट अप्रूवल देंगे तब कर सकता हूं, वरना नहीं। याद रखना 6 फ्रीडम्स हैं, ठीक है, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। डबल जियो पार्टी, ठीक है, इसके लिए आप सेक्शन नंबर 300 सीआरपीसी, 337 वीएनएसएस, ये रीड आउट करते मैंने पढ़ाया था। जब अगर जो बैच के बच्चे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, याद रखना। अगर कोई बच्चा भूला बैच वाला, याद रखना 25-26 क्लासेस तुम लोगों के लिए ऐसे ही नहीं दी थी मैंने, संविधान को बहुत दिल से पढ़ाया था, तो प्लीज थोड़ी सी रिस्पेक्ट रख लेना मेरी। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, ये रीड कर लेना आप लोग। इंपॉर्टेंट केसेस के लिए ना मैंने एक अलग से एक स्ट्रक्चर बना दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक लाइनर में, 1 लाइनर में ही, ताकि बच्चा जो है जब ये पढ़ रहा होगा ना, सीधा केस का नाम और क्या बोला है, केस का नाम क्या बोला है, केस का नाम क्या बोला है, केस का नाम क्या बोला है, ठीक है। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के केसेस हैं, मैंने ये पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस हो गए, सेंट्रल और स्टेट के लिए हो गए, रिट के लिए हो गए, ठीक है। एसपी गुप्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट चीजें डाली है मैंने, कुछ भी देखो 5-6 पेजेस के नोट्स बनाए मैंने जानबूझ के, जितना कम से कम हो सके कि बच्चा एक रात पहले भी इसको रीड आउट कर लेगा ना भाई, काम बन जाएगा उसका। याद रखना, एक बार दो मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे थे, मैसेजेस देखे थे कि सर प्लीज ये भी पास करवा दो। अब और क्या करूं मैं, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा करक सही है, बहुत ज्यादा, ठीक है। प्लीज एक बार इसको रीड आउट भी कर लोगे ना, आपका मजा आ जाएगा। बस एक लास्ट चीज मैं आपको बता के छोड़ रहा हूँ, ज्यादा लंबी क्लास में नहीं रखूंगा, वरना बच्चे लोग बोलते हैं यार इतनी लंबी लंबी क्लास ले ली, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, 3 शॉर्ट ट्रिक है पूरी के पूरे 22 पार्ट्स को याद करने की। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ शाम। पार्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक अगर हमें याद रखना है कि भाई आप जो है फ्लाई करके यूएस से यूपी जा सकते हो शाम के बच्चे से मिलने, ठीक है। तो यू से यूनियन टेरिटरी, सी से सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल राइट्स, डी से डीपीएसबी, एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज, यू से यूनियन गवर्नमेंट, एस से स्टेट गवर्नमेंट। और ये पार्ट नंबर 7 ये रिपील्ड हो चुका है, आर्टिकल 238 देख लेना, ठीक है। यू से यूनियन टेरिटरी, पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपैलिटीज, सी से कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, एस से शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज जो होते हैं। आर्टिकल नंबर 338 आप पढ़ोगे, 338 338 बी। अभी ऊपर हमने पढ़ा भी था कि इनके मेंबर और चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, जो वो लिस्ट बताई थी उसमें एंड में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जी, दूसरी शॉर्ट ट्रिक क्या है, रीड फ्रॉम दी स्टार्ट टू एंड प्लीज, शुरू से एंड तक पढ़ो भाई। तो आर से रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट, ठीक है जी। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग संविधान क्या कहता है थोड़ा देख लो, ठीक है। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, कैसे बिजनेस चलाना है हमारे को अपनी इंडिया के अंदर टेरिटरीज के लिए, उसके लिए संविधान क्या कहता है, ठीक है। सर्विस अंडर द यूनियन स्टेट्स कौन कौन सी होगी, उसके लिए संविधान क्या कहता है। ट्राइब्यूनल होंगे क्या हमारे देश में, संविधान बोलता है ऐसा, हाँ भाई होंगे, ठीक है। इलेक्शंस होंगे हमारे देश में, ठीक है। और ये तो इंपॉर्टेंट है यार, अभी इलेक्शन का टाइम है, प्लीज एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लेना, ठीक है, आपके बहुत भला हो जाएगा, ठीक है। एससी एसटीज के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है। और एक ये लास्ट है छोटी सी, ले मैट, ठीक है, मैट दे रहे हूं ना, ले मैट। तो एल से क्या होगा, लैंग्वेज ऑफिशियल, हालांकि नाम जो है ना इसका उल्टा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट वो एल लेना था ना, तो मैंने एल लैंग्वेज पहले लिख दिया, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो आप ऐसे समझ सकते हो, लैंग्वेज ऑफिशियल। ई से इमरजेंसी, एम से मिसलिनियस, ए से अमेंडमेंट 368 जो भी हमने बात करी थी, ठीक है। संवैधानिक संशोधन, केशवचंद्र भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हिलना चाहिए अमेंडमेंट करते दौरान। टी से टेम्पररी ट्रांसिट्यूशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, एस से शॉर्ट टाइटल जो हमने बात करी है ना ऊपर सबसे पहले, भाई हमारा संविधान लागू कब हुआ है, तो हमारा आर्टिकल नंबर आप शॉर्ट टाइटल एंड बिल्कुल एंड में दिया हुआ है, ठीक है। 393, 394, 395 आप ये पढ़ोगे क्लैरिटी आ जाएगी। बस आई होप आपके AIB 20 एग्जाम के लिए ये बेस्ट क्लास रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स की क्लास जानना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो आप मुझे बताना, मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। और इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स के पिन भी कर दूंगा मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो भैया ज्वाइन कर लेना, फायदा उठा लेना, याद रखना।
कोई भी क्वेरी हो, कंफ्यूजन हो और जो सवालों के जवाब तुमसे पूछे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है सवालों को ढूंढ के यार जवाब दे देना। मैं इसलिए आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं ताकि आप खुद बैठ के ढूंढोगे ना, वो चीज ज्यादा याद रहेगी, और वही एग्जाम में आ गई तो बल्ले बल्ले। याद रखना, इतना सा काम कर दोगे सभी लोग। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और जिन्होंने ये क्लास पूरी अटेंड करी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मैं आपसे ये पहचान पाऊंगा कि आपको मेरी क्लास समझ के कुछ समझ में आया है। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। ध्यान रखिएगा।